कहते हैं कि छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी अदालत में गवाही चल जाती है और इसीलिए उन पर भरोसा भी करते हैं। ऐसे ही एक छोटा सा बालक था जिसके सामने बहुत सारे मीडिया वालों के माइक लगे हुए थे, उससे सवाल जवाब कर रहे थे। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि जब पहलगांव के अंदर गोलियां चल रही थी उस वक्त उसका परिवार और लगभग 20 लोग और थे जो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों की ओट ले रहे थे। इसी बीच में जाकर पेड़ों के पास छिप जाते हैं, लेकिन आतंकवादी वहाँ भी पहुँच जाते हैं। 2 आतंकवादी थे। दोनों आतंकवादियों ने पूछा कि तुम में से जो मुसलमान हैं वो एक तरफ खड़े हो जाओ और जो हिंदू हैं वो एक तरफ खड़े हो जाओ। इसलिए दोनों को अलग अलग हिस्सों में कर दिया। अब उन्हें जो भी करना था, जो उन्हें फैसला लेना था, किसको मारना है और किसको छोड़ना है, वो उस अपने फैसले को कर लेते हैं और आतंकवादी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे के पिता की तो मौत हो चुकी थी। वो उसी लड़ाई में, जिस लड़ाई का उसको पता नहीं है, उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके पिता की गलती क्या है और उसके पिता मार दी जाते हैं। अब उस बालक की जो बाइट थी, उस बालक की जो खबर थी, उस बालक की जो कहानी उसके मुंह से निकली थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। और जो भी इस कहानी को जान रहा था, समझ रहा था, सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आखिरकार इस बच्चे की और इस बच्चे के पिता की क्या गलती थी? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर का एक ज़िला है अनंतनाग, और अनंतनाग ज़िले का ही एक गांव लगता है पहलगांव। दरअसल पहलगांव में ये 4 बहनों का इकलौता भाई होता है। नाम इसका शैलेश कलाथिया होता है, जो कि गुजरात के अमरेली ज़िले के गाँव द्रुफानिया का रहने वाला होता है। क्योंकि उसके बैंक में नौकरी लग चुकी थी, इसलिए वो बहुत समय से सूरत के हरिकुंज चिकूवाड़ी में रहने लगता है। और यहाँ पर उसकी जब बैंक में नौकरी थी तो बच्चे भी, उसकी बेटी भी, उसके पत्नी भी साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र हो जाता है मुंबई के लिए। मुंबई रह रहा था और इस बार उसका साल 2025 को 22 अप्रैल को उसका 44वां जन्मदिन मनाना जाना था। तो वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है। पत्नी कहती है कि इस बार तो कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। परिवार वाले बैठते हैं, यानी कि एक बेटा, बेटी, पत्नी और पति बैठ जाते हैं और फैसला करते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों कहाँ जाना पसंद करोगे? तो बच्चे कहते हैं कि इस बार तो कश्मीर चलते हैं। जैसे ही कश्मीर चलने की बात आती है, आखिरकार वो श्रीनगर पहुँच जाते हैं। और श्रीनगर से पहला जो पड़ाव होता है उनका, वो पहलगांव का होता है। पहलगांव की वो बैसरन घाटी होती है जहाँ पर वो गए थे। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और जिसको इस बैसन घाटी को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। और इसे देखने के लिए दूर दराज से, देश भर से लोग आते हैं। लोग अपने अपने इस खूबसूरत वादियों को अपने मोबाइल में, अपने लम्हों में, अपने यादों में कैद कर रहे थे। और इसी बीच में पता चलता है कि गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 20 लोगों की ये टुकड़ी थी, जिसमें इस बैंक का कर्मचारी, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और वो खुद भी शामिल होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जाकर पेड़ की ओट ले लेता है। जैसे छुपता है, 2 आतंकवादी आते हैं। उन्होंने जो वेशभूषा पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था देखकर जैसे पुलिस वाले हों। उनके हाथ में आधुनिक हथियार थे और वो आकर यहाँ कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो एक तरफ खड़े हो जाओ, जो मुसलमान हैं वो एक तरफ खड़े हो जाओ। उन दोनों को अलग अलग किया जाता है और इसी बीच में गोली चला दी जाती है। जिसको मारना था उसको मार कर निकल जाते हैं। ये जो छोटा सा बालक होता है, जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल के आसपास मुश्किल से रही होगी, उसके पिता शैलेश की हत्या कर दी जाती है। और ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो जाती है। दोस्तों, मीडिया के सामने जब ये बच्चा बात कर रहा था, तब लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसी एक कहानी है पहलगांव के रहने वाले सैयद आदिल हुसैन शाह की। सैयद आदिल हुसैन शाह जब अपने उस मालिक को खुश करने के लिए घोड़े को अपनी जगह पर छोड़ के चला जाता है और साथ ही पहुंच जाता है वहां पर अपने मालिक को ये बताने के लिए, जिसको वो टूरिस्ट को वो घुमा रहा था, फिरा रहा था, ताकि उसे इनाम मिल सके। इसलिए वहाँ जाता है और जाने के बाद जब देख रहा था कि गोलियाँ चल रही थीं, उसने हिम्मत जुटाई। और हिम्मत जुटाने के बाद आतंकवादियों से कहा कि खुदा के वास्ते तुम ये सब क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो इन बेगुनाहों को क्यों मार रहे हो? जैसे आदिल ने ये बात कही, आतंकवादी के कान पर जूं नहीं रेंगी। उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन आदिल ने हिम्मत जुटाई। उसने कहा कि क्यों ना इसकी बंदूक छीनकर यहाँ से भाग जाऊँ या फिर अलग को फेंक दूँ। इसलिए आदिल ने उसकी बंदूक को जैसे ही छीनने की कोशिश की तो उस आतंकवादी ने उस आदिल को भी नहीं बख्शा। उसके सीने में भी कई गोलियां मार दी, उसके शरीर को भी छलनी कर दिया। आदिल की भी मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन जब उसके मरने की सूचना जब उसके घर वालों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो अपने परिवार का इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो क्या परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वो घोड़े पर
टूरिस्ट को बिठाकर ऊपर लाता था और जो भी पैसे कमते थे अपने घर वालों को और मालिक को जाकर पैसे दे दिया करता था। जिस दिन उसका सुपुर्द खाक होता है उस दिन कश्मीर के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि इस मज़दूर को वाकई इसने बलिदान दिया है और इसने लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, ये एक अलग बात है। ऐसे ही कहानी है एक असम विश्वविद्यालय में जो बंगाली डिपार्टमेंट का एक एसोसिएट प्रोफेसर होता है जिसका नाम देवाशीष भट्टाचार्य होता है। वो अपनी पत्नी मधुमिता और बेटा ध्रुवदीप के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और जैसे ही इन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ की ओट ले ली थी, वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं और जैसे आतंकवादी आते हैं तो यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उन लोगों में से कुछ लोग कलमा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस तरह से जब कलमा पढ़ रहे थे तो इस व्यक्ति ने उन्हें देखा और देखने के बाद समझ गया कि आखिरकार क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आतंकवादियों ने कुछ पूछने की कोशिश की कि क्या राम राम बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, इस तरह की बात जब आई तो उसने कहा नहीं। जब ये जोर से बोलने लगता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तो तब वो समझ जाते हैं इसको तो छोड़ देते हैं। देवाशीष जो कि प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर असम विश्वविद्यालय का, इसके बच्चों को भी छोड़ देते हैं, इसकी पत्नी को भी छोड़ देते हैं। इसके पास में एक और व्यक्ति होता है जो शायद ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये आतंकवादी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं, और वो चुपचाप था, वो समझ नहीं पाया और वो गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। जब मीडिया वालों ने इस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी जान कैसे बची, तब इसने कहा कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन हम अपने आप से ही ऐसा पढ़ने लगे थे, इसलिए वो हमारे पास आकर आराम से निकल जाते हैं। इस तरह से उसकी पत्नी की और उसके बेटे की जान बच जाती है और उसके बाद फिर मौका मिलता है तो उस घाटी से बस पहलगांव की तरफ दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऐसे ही कहानी है सरताज अहमद की। सरताज अहमद की चाची ख़त्म हो जाती है जो कि पहलगांव का रहने वाला होता है। 22 अप्रैल 2025 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। गांव में फ़ोन पहुंच जाता है, सूचना पहुंच जाती है। उधर जो घोड़ों का ठेकेदार भी था उसके पास तक भी बात पहुंच जाती है। उसके पास खबर पहुंची थी कि यहाँ पर टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और यहाँ पर बहुत भगदड़ मची हुई है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं। तो जैसे ही सरताज अहमद ने ये बात सुनी, क्योंकि इसकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी, ये दौड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद देखते कि यहाँ के जो लोग घायल हैं उसमें से एक घायल को अपनी पीठ पर बिठाता है जो कि उसको गंभीर चोटें आई हुई थी, उसको सीधा ये हॉस्पिटल लेके जाता है। इसके गांव के लोग, जबकि इनके घर में एक मौत हो चुकी थी, उस मौत को छोड़कर उस सीधे मौके पर जाने के बाद लोगों को पानी पिला रहे थे, उनको दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। इस तरह की मेहनत करते हैं और इसका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस घटना से पहले और इस घटना के बाद कई अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक चेहरा होता है नज़ाकत अली का, जो कि पहलगांव का रहने वाला होता है, जो कि कपड़े बेचा करता था, फेरी लगाया करता था और फेरी लगाता लगाता वो कई साल से कभी छत्तीसगढ़ कभी किसी राज्य में पहुंच जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है, इसका नाम कुलदीप स्थापक होता है, जो कि छत्तीसगढ़ के चिरीकिटी नगर का रहने वाला होता है। उसको एक बार दावत देता है कि साहब हमारे यहाँ पर कभी कश्मीर घूमने के लिए आइएगा और देखना हम आपको कश्मीर घुमाएंगे। जैसे ही ये इसके कुलदीप अपने साथियों के साथ, जिसमें शिवांश होता है, शिवांश जैन, हैप्पी वधावान और अरविंद अग्रवाल, लगभग ये 4 दोस्त होते हैं और 4 दोस्तों के साथ इनकी टीम होती है, 10-12 साथी होते हैं, परिवार, बच्चे उच्चे सब होते हैं। इसी बीच में 11 लोग थे बताया जाता है। ये पता चलता है कि जब इन्होंने ये पहलगांव पहुंचे थे तो इन्होंने नज़ाकत अली को फ़ोन कर दिया था, नज़ाकत अली हम तुम्हारे गांव में घूमने के लिए आए हैं, क्या तुम हमारा अपना गांव घुमाने की कोशिश करोगे, नहीं करोगे। नज़ाकत अली को जैसे ही पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि उधर गोलीबारी भी हो चुकी है, एक तरफ गोलीबारी चल रही थी, लेकिन नज़ाकत अली ने हिम्मत जुटाते हुए उन गोलियों का सामना करते हुए और इन 11 के 11 लोगों को ऐसे रास्ते से बाहर निकाल देता है जहां गोलियां असर नहीं करती हैं और ये 11 लोगों की जान बचाता है। जब इन लोगों ने, कुलदीप, शिवांश, हैप्पी, अरविंद, इन्होंने जब अपने परिवार वालों को बताया कि हमारे गांव की तरफ, हमारे शहर की तरफ जब कश्मीर से नज़ाकत अली आया करता था कपड़े बेचने के लिए, फेरी लगाने के लिए, हमारी जान उसी की वजह से बच चुकी है। जैसे ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो नज़ाकत अली का नाम भी सरताज अहमद की तरह और सैयद आदिल की तरह सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो जाता है। साथ ही इस घटना के बाद से पूरे देश भर आहत हो जाता है। हर कोई इस घटना को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहा है और ये आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। एक तरफ जैसे ही घटना होती है, इस घटना के बाद से ये पता चलता है कि
पहले लोग लाखों में कश्मीर जाया करते थे, लेकिन कुछ सालों से वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग जाने लगे हैं। एक साल में बताया जाता है लगभग 2.5 करोड़ के आसपास लोग जाने लगे हैं। लेकिन जब से ये घटना हुई है पहलगांव की, तब से लोगों के मन में एक डर बैठ गया है, दहशत बैठ गई है। उन्हें लग रहा है कि जब टूरिस्ट ही सुरक्षित नहीं है तो वहाँ जाने से आखिरकार क्या फायदा। पहलगांव की इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए 5 बड़े फैसले लिए हैं। उन फैसलों की चारों तरफ चहुओर चर्चा भी हो रही है। अगर हम पहले फैसले की बात करें तो पहला फैसला है पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। इससे पाकिस्तान में भले ही चाहे 5 बड़ी बड़ी नदियां बह रही हों, जैसे सिंधु है, चिनाब है, झेलम है, रावी है, इस तरह की नदियों में, लेकिन सिंधु नदी जो है उससे शहरी वाटर सप्लाई रुक जाएगी। इससे हाहाकार की स्थिति पैदा हो सकती है। फसलों का उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि सिंचाई नहीं होगी तो फसल कैसे उत्पादन होगा। बिजली का उत्पादन बंद हो जाएगा तो वहाँ आसपास के लोगों को कितनी भारी दिक्कतें हो सकती हैं, बिजली ना आने से सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। साथ ही दूसरे फैसले की अगर बात करें तो दूसरा फैसला है अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले की तरह पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस जाने को कहा गया है। अब अगर ऐसा होता है तो आयात निर्यात ये एक तरह से ठप हो जाएगा। जैसे यहाँ से अगर जाने वाली चीज़ें हैं, सोयाबीन है, चिकन फीड है, सब्जियाँ हैं, लाल मिर्च, प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक यार्न और इस तरह की कई चीज़ें हैं जो यहाँ से जाती हैं। और वहाँ से सूखे मेवे आते हैं, सीमेंट, खजूर, कांच, जिप्सम, सेंधा नमक, अलग अलग कई जड़ी बूटियाँ भी आती हैं, वो सब आने बंद हो जाएंगी। इसके बाद ये बताया जाता है कि हर साल लगभग 3,886 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो प्रभावित हो जाएगा इससे, और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर ज़रूर टूटेगी। तीसरा फैसला जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना के तहत भारत में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी वीज़ा रद्द किए गए हैं और ये SVES वीज़ा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश कर दिया गया है। जब से ये आदेश हुआ है हज़ारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग वहाँ से सीधा अपने घर वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से भी वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चौथा जो फैसला है वो दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुलाएगा। ऐसे 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। 5वां बड़ा फैसला है दोनों उच्च आयोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगी। अभी फिलहाल 5 बड़े फैसले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना ही पड़ेगा। साथ ही जिस तरह से कश्मीर में टूरिज़्म के साथ ऐसा हुआ है, आम लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तो लोगों में एक तरह की दहशत बैठी हुई है, डर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरताज अहमद से एक मीडिया कर्मी ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने एक साफ एक बात कही थी कि आप जब आते हो तो हमारे घरों के चिराग जलते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक व्यक्ति कश्मीर घूमने के लिए जाता है वो कम से कम पैसे भी खर्च करता होगा, 10,000 से कम उसके खर्च होते ही नहीं होंगे। 2.5 करोड़ को अगर हम 10,000 से गुणा भाग करें तो ये रुपए अरबों में बैठते हैं और इस तरह से कश्मीर को बड़ा नुकसान होगा इस घटना के बाद। हालांकि कश्मीर के बाशिंदों ने इस बार पाकिस्तान मुर्दाबाद के खूब नारे लगाए हैं और इस आतंकवाद के भी विरोध में काफ़ी नारे लगाए हैं। अब आगे क्या होगा, सरकार क्या और बड़े कदम उठाएगी, जैसा होगा हम अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे।